आज हम बात करेंगे 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के बारे में। तो आपको पता है कि जो चार्टर एक्ट था तो ये 20 साल बाद आता था। कितने साल? 20 साल बाद। और पहली बार कब आया था? 1773 ईस्वी में पहली बार आया। फिर ऐसे ही 1793 ईस्वी में, उसके बाद में 1813 में, और उसके बाद में 1833 में। हालांकि बीच में भी कुछ संशोधन अधिनियम लाए गए थे, वो पहले के ही एक्ट में संशोधन करने के लिए या कुछ जोड़ने घटाने के लिए लाया गया था। या जो 1886 ईस्वी का आया था, तो आप देखते हैं कि तीन तीन ही बीच में आया था एक्ट। एक 1881 में, एक 1884 में, और एक 1886 में। तो जो भी ये एक्ट था 1883, 84, 86 का, तो 1886 का क्यों लाया गया था? क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शर्त रख दी कि ये प्रावधान किया जाए, यानी गवर्नर जनरल को वीटो पावर दिया जाए, तभी हम भारत में आएंगे। तो उसके बात को मानने के लिए वो एक्ट लाया गया था। लेकिन असली जो एक्ट था, ये जो चार्टर एक्ट जिसे हम बोलते हैं, तो ये 20 सालों पर आता था। और ये क्या था? ये कंपनी के रिन्यूअल था। जैसे मान लीजिए कि आपकी कोई कंपनी है, तो उसे हम सरकारी मान्यता प्राप्त करते हैं। वैसे ही ये 20-20 साल पर सरकारी मान्यता प्राप्त कंपनी थी। तो ये रिन्यूअल कराने के लिए जाते थे, सरकार के पास जाते थे, और सरकार इन पर प्रतिबंध लगाती जाती थी कि अब आपको ऐसे करना है। जैसे मान लीजिए कि हम बाइक का रिन्यूअल करवाते हैं या हर चीज का जो भी, तो वैसे ही इसका भी कंपनी के लोग जाते थे सरकार के पास कि हम अभी अपनी कंपनी को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, और सरकार इन्हें अनुमति दे देती थी कि हाँ, आप इतने दिनों तक, 20 साल तक और आगे अपनी कंपनी को चला सकते हैं। क्योंकि ये विदेश में आकर के और यहाँ कंपनी चला रहे हैं, तो सरकार से तो पूछना ही पड़ेगा, अनुमति लेनी ही पड़ेगी। ये प्राइवेट लोग हैं। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग हैं, तो वैसे ही हम देखते हैं कि 1833 ईस्वी में जब चार्टर एक्ट लाया जाता है, इन पर कुछ प्रतिबंध लगाया जाता है और कुछ बदलाव किए जाते हैं, तो उसी बदलाव के बारे में पूछा जाता है। तो आप क्या कहेंगे कि 1833 ईस्वी में, अब देखिए, जो बंगाल का पहले तो गवर्नर होता था, आपको पता ही होगा कौन था सबसे पहले गवर्नर बना था। वो आपको पता होगा कि जो लॉर्ड क्लाइव था। और उसके बाद में हम देखते हैं कि बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है किसको? लॉर्ड विलियम बेंटिक को, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। कब? 1773 ईस्वी के एक्ट के द्वारा। क्योंकि इससे पहले बंगाल के गवर्नर बोला जाता था, जैसे मद्रास और बंबई के गवर्नर थे। तो पहले क्या था कि इन तीनों की शक्तियां एक बराबर थी। ये बंगाल का हो गया, ये मद्रास का और ये बंबई का। और ये बंगाल, मद्रास और बंबई तीनों की शक्तियां एक बराबर थी। लेकिन इसको बढ़ा दिया गया कब? 1773 ईस्वी में। फिर इसमें देखिए कि पूछा जाता है कि बंगाल के गवर्नर को, अभी क्या है, बंगाल के गवर्नर जनरल 1773 ईस्वी में जनरल बना दिया गया। इससे पहले तीनों बराबर थे, तीनों का गवर्नर होता था। 1773 में बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। इसके बाद में फिर जब अगला एक्ट आया 1773 के बाद में, जब अगला एक्ट आया 1833 का, मतलब 1813 के बाद में आया था 1833 का एक्ट। तो 1813 में इनकी शक्तियों में परिवर्तन नहीं किया गया, लेकिन हाँ, 1813 में और कंट्रोल को बढ़ा दिया गया था, लेकिन इसके नाम को नहीं बदला गया था। अब उसके मतलब नाम को कब बदला गया? तो 1833 ईस्वी में। 1833 ईस्वी में इस गवर्नर जनरल को अब कहा गया कि ये गवर्नर जनरल नहीं, बल्कि ये बंगाल का क्या कहला, ये पूरे केवल बंगाल का था ना गवर्नर जनरल, ये बंगाल का केवल गवर्नर जनरल नाम दिया गया था। तो नाम से भी होता है, ये पहले छोटा नाम है, अब बड़ा नाम, यानी इसे कहा जाएगा भारत का गवर्नर जनरल। भारत का गवर्नर जनरल। तो बंगाल के जो गवर्नर था उसे अब क्या किया गया कि पूरे भारत का, ये अपना इंडिया मान लीजिए, तो ये पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये पूरे भारत का मतलब इसमें देसी राजा भी थे, तो देसी राजाओं के जमीन को छोड़ करके जितना ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र में जो जमीन थी, तो उनके लिए ये भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो पूछा जाता है कि पहली बार बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया? तो आप याद रखेंगे
कि 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा। और क्या इसमें प्रावधान किया गया ये देखिए। तो इसमें मतलब बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था ये भी पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे कि इस समय जो था वह कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड क्लाइव जो था वह प्रथम गवर्नर था। उसके बाद में अगर पूछा जाएगा बंगाल का गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो बंगाल का जब गवर्नर जनरल बना तो उस समय कौन था, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स, हेस्टिंग्स। तो आप ऐसे ही मिला जुला के चलते रहेंगे कि लॉर्ड हेस्टिंग्स था, फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक जो कि भारत के अब अंतिम गवर्नर, पूछा जाता है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। मतलब बंगाल के ये गवर्नर जनरल पहले था लॉर्ड विलियम बेंटिक, लेकिन यह भारत का गवर्नर जनरल बन गया। तो मतलब कहने का मतलब है कि यह बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। अब इसका नाम भारत का गवर्नर जनरल हो गया, तो अब कोई भी बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं बोला जाएगा, अब सबको भारत का गवर्नर जनरल ही बोला जाएगा। अब वो पद खत्म हो गया, अब भारत के गवर्नर जनरल इसे नाम दे दिया गया। तो इसके बाद में जितने भी गवर्नर जनरल आएंगे वो भारत का गवर्नर जनरल होंगे। तो आपसे पूछा जाएगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर, तो आप बता देंगे कि कौन था, जो लॉर्ड क्लाइव था, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव। और अगर पूछा जाए कि बंगाल का गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड जो ये हेस्टिंग्स है ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल और बंगाल का अंतिम गवर्नर, क्योंकि अब इसके बाद में लॉर्ड हेस्टिंग्स के बाद में अब जितने भी आएंगे उनको बंगाल का गवर्नर जनरल बोला जाएगा, न कि बंगाल का गवर्नर। तो ये अंतिम गवर्नर था, यानी गवर्नर के पद पर था और गवर्नर जनरल बन गया। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर और प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड हेस्टिंग्स। और भारत का गवर्नर जनरल भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, और ये बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, यानी बंगाल का गवर्नर जनरल इसे नहीं बोला जाएगा, लेकिन जब बंगाल का गवर्नर जनरल था तो लास्ट समय में यही था जिसे अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो बंगाल का अंतिम और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हो गया। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। अब हम देखते हैं कि ये भारत के गवर्नर जनरल, इसका नाम क्यों रखा गया, क्योंकि अब कहा गया कि इनकी और इनकी विधायी शक्तियों को खत्म किया जाता है। इनकी विधायी, अब इनकी जो विधायी शक्ति थी, विधायी शक्ति खत्म कर दिया गया। और ये कहा गया, तो पहला तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये आप याद रखेंगे कि गवर्नर को गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल नाम दिया गया। दूसरा पॉइंट आप नोट करेंगे कि इनके जो विधायी शक्ति थी बंबई और मद्रास की, उसे समाप्त कर दिया गया और ये कहा गया कि अब कानून कहाँ से बनेगा, बंगाल से, और पूरे भारत के लिए एक कानून बनेगा, एक जैसा कानून बनेगा। और पूरे ब्रिटिश भारत के लिए कौन कानून बनाएगा, बंगाल। तो बंगाल का गवर्नर, अब तो इसे भारत का गवर्नर जनरल नाम है ना, तो भारत का गवर्नर जनरल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल। अब आपको याद रखना है कि यही पूरे ब्रिटिश प्रांत, पूरे ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश भारत के लिए कानून बनाएंगे, पूरे भारत के लिए कानून बनाएंगे, कानून बनाएंगे। अब ब्रिटिश भारत क्यों बनाएंगे, ब्रिटिश भारत इसलिए नाम दिया गया क्योंकि सारा इलाका इनके क्षेत्र में नहीं था, यहाँ राजा महाराजा थे, वो स्वतंत्र थे।
तो सारे ब्रिटिश भारत के लिए जितना इनके अधिकार में है, एक कानून एक व्यक्ति बनाएगा, वो होगा भारत का गवर्नर जनरल। और इनकी विधायी शक्ति छीन ली गई कि अब बम्बई मद्रास पहले कानून बना करके, और ये क्या करते थे कि कानून बनाने के बाद में और ये यहाँ से कानून बना के भेज देते थे, और ये संशोधन यहाँ संशोधन किया जाता था और फिर लागू करवा दिया जाता था किसके द्वारा, जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था। लेकिन अब ये भारत का गवर्नर जनरल बन चुका है और यही कानून बनाएगा, ये सब कानून नहीं बनाएंगे, एक ही जगह कानून बनाया जाएगा, पूरे भारत के लिए एक जैसा कानून होगा। और इसके लिए अब कानून बनाने की यहाँ विधि संबंधी जो दायित्व था वह बढ़ गया, और इसलिए एक विधि आयोग का गठन किया गया। इसके पहले एक गवर्नर जनरल ये था, और इसके परिषद भी तो था, और परिषद में कितने लोग थे, कुल 4 लोग थे, 3 लोग थे, कुल मिला के ये 4 होते थे। लेकिन एक और सदस्य को बढ़ा दिया गया, वो था विधि सदस्य। तो तीसरा पॉइंट आप नोट करेंगे कि विधि सदस्य का एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई, चौथे गवर्नर के रूप में, चौथे सदस्य के रूप में। जो परिषद थे तो परिषद के चौथे सदस्य के रूप में, परिषद के चौथे सदस्य के रूप में, चौथे सदस्य के रूप में। अब आपको बता दें कि ये जो परिषद होता था, तो आपको पता होना चाहिए कि आज जैसे मंत्री परिषद होता है और हमारा जो आज के जो संसद है, सांसद, तो जो जहां पर सांसद रहते हैं, तो वैसे ही ये लोग भी कानून बनाते थे जो हमारे सांसद बनाते हैं। तो इसमें क्या था कि ये मंत्री भी थे, सांसद भी थे, मतलब ये प्रशासनिक कार्य भी करते थे और कानून बनाने का काम भी एक ही व्यक्ति। हालांकि बाद में इसे अलग अलग कर दिया जाएगा, जैसे कि हमारे यहाँ है ना कि कानून बनाते हैं सारे सांसद मिल करके, संसद के लोग, और जो मंत्री परिषद है वो जो भी मंत्री है, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, रेलवे मंत्री, तो ये लोग क्या करते हैं, प्रशासन करते हैं। तो प्रशासनिक कार्य और विधायी कार्य को अलग किया जाएगा बाद में, वो हम पढ़ेंगे कि कब अलग किया गया, वो भी पढ़ना है। लेकिन अभी सारा कार्य एक ही व्यक्ति कर रहा है, ये एक ही जगह से ये हो रहा है, और उसे कहते हैं केवल परिषद। नाम अलग है, आज संसद नाम रख दिया गया, लेकिन उस समय इसे परिषद केवल बोलते थे। अब हम देख लेते हैं कि विधि सदस्य की नियुक्ति हो गई चौथे सदस्य के रूप में, यानी अब 4 सदस्य हो गए और एक भारत का गवर्नर जनरल, कुल मिला के 5 लोग यहाँ से पूरे नियम कानून बनाने का काम कर रहे हैं, प्रशासन का काम कर रहे हैं, प्रशासनिक विधायी कार्यों को कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपको एक बात और याद रखना है कि इसे सेंट हेलेना चार्टर एक्ट भी कहते हैं। इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सेंट हेलेना द्वीप के जो अधिकार था, तो सेंट हेलेना द्वीप के अधिकार को कंपनी से ले लिया गया था ब्रिटिश क्राउन के द्वारा, और ब्रिटिश क्राउन का अधिकार स्थापित हो गया था। तो इसके द्वारा सेंट हेलेना एक्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि सेंट हेलेना द्वीप पर अब किसका अधिकार हो गया, ब्रिटिश क्राउन का अधिकार हो गया, कंपनी के अधिकार को कम कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। एक बात आपको और याद रखना है कि अगर हम बात करें ये कंपनी की, तो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को आपको पता होना चाहिए कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को क्या किया गया था, बढ़ा दिया गया था 20 वर्षों के लिए। कब बढ़ाया गया था, आपको पता होगा कि 1793 ईस्वी में, कंपनी के 1793 में कंपनी के अधिकार को बढ़ा दिया गया था 20 वर्षों के लिए, 20 वर्षों के लिए। लेकिन फिर क्या हुआ कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था 1793 में, और 1813 में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। लेकिन अभी कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ, एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया,
इसका मतलब यह हुआ कि कंपनी के जो व्यापारिक एक अधिकार थे, यानी व्यापार पर केवल कंपनी का ही अधिकार था, दूसरे ब्रिटेन के कोई दूसरा लोग व्यापार नहीं कर सकता था। लेकिन हम देखते हैं कि ब्रिटेन में काफी 1813 ईस्वी में उस समय ये काफी विरोध हो रहा था। नेपोलियन जो था ना, तो नेपोलियन की जो नीति थी, तो उसने क्या किया था कि ब्रिटेन के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया था कि अब ब्रिटेन के लोग यूरोप से व्यापार नहीं कर सकते, जहां पर नेपोलियन का अधिकार है वहां से। क्यों? क्योंकि उसका मानना था कि जिस देश को खत्म करना है यानी आक्रमण करना है, तो उसके पहले स्थिति को खराब करो, उसके पहले व्यापार को खत्म करो। तो इसके व्यापार को खत्म करने के लिए पूरा नेपोलियन ने प्रयास किया, और हम देखते हैं कि नेपोलियन पूरी तरह से उसे नेपोलियन को बाद में गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसीलिए 1815 में 1821 ईस्वी में उसे सेंट हेलेना द्वीप भेज दिया जाता है। यही सेंट हेलेना द्वीप जहां पर अंग्रेजों का ये अधिकार था, इसे गिरफ्तार करके भेज दिया गया था 1821 ईस्वी में, जहां उसकी मृत्यु हो गई थी। कब? 1821 ईस्वी में। तो ये जो नेपोलियन की 1815 ईस्वी में नेपोलियन पूरी तरह से छाया हुआ था उस इलाके पर, और नेपोलियन का पतन का भी यही कारण बना, क्योंकि नेपोलियन काफी ब्रिटेन के साथ टकराया। और एकाधिकार हम देखते हैं कि इसीलिए कहा गया कि अब ब्रिटेन के सारे लोग व्यापार करेंगे, तो करेंगे कहाँ? अब ब्रिटेन के सारे व्यापारी पहले व्यापार करते थे यूरोप से, अब यूरोप में व्यापार बंद, नेपोलियन है उधर, तो इधर भारत में ये लोग आने की मांग करने लगे। तो इसलिए कहा गया कि इन्हें भारत में व्यापार करने के लिए मतलब छूट दी जाए सरकार की तरफ से। तो 1813 में व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करना पड़ा सरकार को, क्योंकि वहां के व्यापारी, अन्य व्यापारियों को तो खुश रखना है सरकार को, उनसे भी तो वोट लेना है। तो यहाँ पर अब क्या किया गया कि 1833 ईस्वी में, 1813 के 20 साल बाद 1833 ईस्वी में ये एक्ट आया, और 1833 ईस्वी में कहा गया कि अब चीन और चाय, आपको याद होगा कि एक व्यापारिक एकाधिकार को जब समाप्त किया गया था, तो केवल सारे चीजों पर से समाप्त हो गया था, लेकिन अभी चीन और चाय के साथ रह गया था। चीन और चाय, यानी चीन जो देश है उसके साथ व्यापार, और चाय के व्यापार, भारत से या कहीं से भी चाय का व्यापार होगा तो दूसरे लोग नहीं कर सकते। ये कहा गया था कि ये केवल ब्रिटेन के ईस्ट इंडिया कंपनी ही चाय का व्यापार करेगी, इससे काफी लाभ होता था। और चीन से अफीम के व्यापार करते थे ये लोग, तो बहुत लाभ होता था उससे। तो ये कहा गया कि अब 1833 में कि अब चीन और चाय के साथ भी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। व्यापार पर प्रतिबंध, कि अब मतलब व्यापार पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया, आप याद रखेंगे, एकाधिकार को समाप्त। एकाधिकार मतलब ये लोग भी व्यापार करेंगे, लेकिन अन्य लोग भी व्यापार करेंगे। एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। यानी अब यहाँ से चाय ले जा करके कोई भी व्यक्ति ब्रिटेन में बेच सकता है। पहले ये था कि यही लोग चाय ले जाएंगे और ब्रिटेन में बेचेंगे, तो इससे था होता क्या था कि इनको लाभ होता था, लेकिन अब कोई भी ले जाएगा बेचेगा तो इनको थोड़ा घाटा होगा। तो इस तरह से चीन और चाय के साथ व्यापार पर क्या किया गया था, इसके व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया था। आप याद रखेंगे, प्रतिबंध नहीं लगाया गया था कि ये व्यापार नहीं करेंगे, ये भी करेंगे और दूसरे लोग भी करेंगे। तो एकाधिकार इनका नहीं रहेगा, ये भी सिंपल साधारण हो गए, सबके तरफ बराबर हो गए, जैसे सभी व्यापारी हैं वैसे ही, कोई सरकार की तरफ से एकाधिकार नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पर 1833 में चीन चाय के साथ व्यापार के एकाधिकार को समाप्त किया गया। इसके बाद में हम देखेंगे कि ये कहा गया कि ये अभी 1853 तक, ठीक है, यानी 20 वर्ष तक, 20 वर्ष तक, 20 वर्ष तक, अगले 20 वर्ष तक इनके एकाधिकार को, इनके जो व्यापार है करने का, तो व्यापार को संरक्षित रखा जाता है। यानी अब ये कहा गया कि ये ब्रिटिश क्राउन के नीचे रह के व्यापार कर रहे हैं, और इनके व्यापारिक एकाधिकार को कभी भी समाप्त किया जा सकता है। अब मतलब अब 1853 ईस्वी का जब चार्टर एक्ट आया, तो इनके व्यापारिक एकाधिकार को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। हालांकि 20 वर्ष बाद ही समाप्त किया गया, लेकिन 1853 ईस्वी में समाप्त किया गया, 1833 के 20 वर्ष बाद। लेकिन इसमें यह नहीं कहा गया था
कि कितने दिनों के लिए ये बढ़ाया जा रहा है इनके व्यापारिक एकाधिकार को। ये कहा गया कि अब इनके व्यापारिक अधिकार को कभी भी समाप्त किया जा सकता है। एकाधिकार और अधिकार में आप ध्यान देंगे, एकाधिकार कब ही समाप्त हो गया है, कब 1793 में ही इनके व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गए हैं और दो चीजों पर व्यापारिक एकाधिकार बने हुए हैं जो कि 1833 में समाप्त हो गए, चाय और चीन के साथ। तो अब केवल ये साधारण व्यापारी रह गए हैं, लेकिन अब ये भी व्यापारिक अधिकार समाप्त हो जाएगा। कब? 1853 ईस्वी में इनके व्यापारिक अधिकार समाप्त, यानी ये व्यापारी कंपनी नहीं रह जाएंगे। अगला एक्ट हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, तो हम देखेंगे कि अब ये व्यापारी ही नहीं रह जाएंगे, अब केवल प्रशासन चलाना इनका काम रहेगा। कि अब ये क्या कार्य करेंगे? प्रशासन चलाने का कार्य करेंगे और व्यापारिक कार्य नहीं करेंगे। कंपनी के लोग अब प्रशासन चलाएंगे, ब्रिटिश सरकार के ओर से भारत का प्रशासन चलाएंगे, ये कहा गया। तो आप इतनी बातें याद रखेंगे। और एक बात कि रंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव करने से मनाही किया गया था और दास प्रथा के अंत करने का प्रयास किया गया था, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया था। 1843 देखेंगे कि 10 साल बाद जाकर के 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन होगा। लेकिन इसी समय कहा गया था गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, उनके द्वारा कि ये दास प्रथा भारतीयों की बहुत ही ये खराब है, तुम लोगों की प्रथा, इसे समाप्त करो। लेकिन इसे किया कब गया, ये अगर पूछा जाएगा तो 1843 ईस्वी में समाप्त किया गया। लेकिन कहा कब गया था समाप्त करने के लिए? 1833 में ही। तो दास प्रथा, और आप याद रखेंगे कि रंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये कहा गया था कि अब भारतीयों को भी किसी भी पद पर, अब भारतीयों को वो लोग रंग के आधार पर भेदभाव करते थे ना, जन्म स्थान के आधार पर, कि जिसका जन्म इंग्लैंड में हुआ है वही कंपनी के बड़े बड़े पदों पर बैठ सकता है। लेकिन अब कहा गया कि भारतीयों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो भारतीयों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा, इसमें कहा गया। और कहा गया कि जब भारतीयों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी इस पद पर बैठ सकते हैं, तो आखिर कैसे नियुक्ति कैसे होगी? तो प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से, जो आज होता है, जैसे प्रतियोगी परीक्षा ली जाती है और जो परीक्षा में सफल होगा, उत्तीर्ण होगा, उसे बना दिया जाएगा, उस पद के योग्य, जो जिस पद के योग्य रहेगा उसको वो पद दिया जाएगा योग्यता के आधार पर। कहा गया कि भेदभाव के आधार पर नहीं, योग्यता के आधार पर, योग्यता के आधार पर, यानी आधार पर नियुक्ति होगी। सिविल सेवकों के नियुक्ति कैसे होगी? योग्यता के आधार पर होगी। हम देखेंगे कि पहले क्या था, कंपनी के पदों को भरने के लिए जो परीक्षा नहीं होता था, इसमें पहली बार ये बात कहा गया कि परीक्षा ली जाएगी। और आज भी वैसे ही है ना कि हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में जाना चाहते हैं तो प्रतियोगिता जीत कर दिखाइए, जो उसमें सफल होगा वो उस पद पर जाएगा। तो ये योग्यता है कि अगर हमसे कोई योग्य है तो वो उस पद पर जाएगा, इसमें क्या बड़ी बात है। तो लेकिन इसमें क्या है कि योग्यता का पता चल रहा है। लेकिन अगर भाई भतीजावाद या ऐसे ही हम अपने लोगों को उस पद पर नियुक्त कर दे, सरकार अपने घर के लोगों को उस पद पर नियुक्त कर दे, तो ये योग्यता नहीं हुआ, ये अन्याय है देश के लोगों के साथ। तो इसी तरह से पहले बिना योग्यता के ऐसे ही पद की भर्तियां होती थी। अब कहा गया कि परीक्षा के माध्यम से भर्ती होगी। हालांकि जो आपको पता होगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या इस समय घटा दी गई थी। जो सदस्य थे उसमें 24 लोग, तो 24 लोगों में से उनकी संख्या घटा करके कम कर दिया गया था। तो हम देखते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लोग इसका विरोध किए, खूब विरोध हुआ कि नहीं, भारतीयों को बड़े बड़े पदों पर नियुक्ति नहीं की जाएगी, क्योंकि वो लोग ये मानते थे कि भारतीयों को अगर सारे अधिकार दे देंगे तो भारतीय अपने अधिकार को समझ लेंगे, तो वो लड़ाई लड़ने लगेंगे और हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। तो इस तरह से वो भारतीयों के अधिकार देने के खिलाफ थे कि भारतीयों को इस पद पे नहीं आना चाहिए, नहीं आने देना चाहिए, नहीं तो वो अपने अधिकारों की मांग करने लगेंगे। तो आशा है कि ये 1793 ईस्वी के अधिनियम आपको अच्छा से समझ में आया होगा। धन्यवाद।